आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं और बात सिडनी की कर लेते हैं। सिडनी के ओलंपिक पार्क स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो ने इतिहास रच दिया। जय श्री राम, भारत माता की जय और हर हर मोदी के नारों की गूंज पूरे सिडनी में सुनाई थी। हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय समुदाय के लोग सिडनी के चप्पे चप्पे पर नजर आए। पीएम मोदी को लेकर लोगों में इतना उत्साह दिखा कि प्रोग्राम शुरू होने से कई घंटों पहले ही हजारों की भीड़ जुट गई। इस मौके पर सिडनी के हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया नाम भी दिया गया। पीएम मोदी की लोकप्रियता देख ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा, पीएम मोदी बॉस हैं। विदेश दौरों की कड़ी में आज पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। पीएम मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता की कई तस्वीरें हमने पिछले 3 दिनों के अंदर देखी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का जो भव्य स्वागत हुआ है, उस सम्मान से किसी भी भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत में भारतवासियों ने वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगाए। सुनो सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है, मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। उधर इसके बाद पीएम मोदी सिडनी के एरिना स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने 20,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित किया और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत हुए संबंधों को लेकर बात की। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। एरिना स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2014 में मैंने देशवासियों से ये वादा पूरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों का जोश बता रहा है कि भारतीयों का भरोसा किस कदर बढ़ चुका है। उपस्थित हुए हैं आप सबको मेरा नमस्कार। कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है
कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। पीएम मोदी की दुनिया में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से हर कोई वाकिफ है। पहले जापान, फिर पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया में जोरदार और भव्य स्वागत साफ कर देता है कि आज दुनिया भारत की न सिर्फ ताकत को पहचान रही है बल्कि सम्मान भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट यानी परिणाम जारी कर दिया है और इस परीक्षा में टॉप 4 में लड़कियां ही रहीं। इशिता किशोर ने एग्जाम में टॉप किया, गरिमा लोहिया को दूसरी रैंक हासिल हुई। सिविल सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश के लड़के लड़कियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार की परीक्षा में इशिता किशोर ने टॉप किया है और बाकी के तीनों पायदान पर भी लड़कियां ही हैं। इस बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इशिता किशोर ने टॉप किया तो वहीं गरिमा लोहिया को दूसरी रैंक हासिल हुई। सिविल सर्विसेज की फाइनल रिजल्ट में 933 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जबकि 178 कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा गया। आईएएस पद के लिए 180 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। टॉपर इशिता किशोर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर रिस्क एडवाइजर नौकरी भी कर चुकी हैं। I think I'm still soaking it in, all India topper, and I feel a lot of gratitude towards everyone who has supported me in this journey. My family, my friends, they have really stuck with me through thick and thin. 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है और तब भी सबका बिलीफ नहीं हिला, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली गरिमा लोहिया सेकंड टॉपर हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो सतना की स्वाति शर्मा ने 15वीं रैंक हासिल की है। सतना की रहने वाली स्वाति बचपन से ही जबलपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मुझे लगता है यूपीएससी अपने आप में एग्जाम नहीं है, वो खुद में एक जर्नी है। 1 साल का क्योंकि पूरा पेपर ही रहता है और फिर प्रिपरेशन हम पहले से करते हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव थे इस जर्नी में। कभी कभी बहुत अच्छा लगता था, जब प्रीलिम्स क्लियर होता था तो बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मॉक 2 मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो बुरा भी लगता था नहीं हो पाएगा, घर वालों की निराश कर देंगे। लेकिन हमेशा उस चीज़ को एक मोटिवेशन की तरह लिया कि नहीं और बेहतर करना है। धार के बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी की बेटी संस्कृति सोमानी ने 49वीं रैंक हासिल की है। संस्कृति ने आईआईटी बनारस से पढ़ाई करने के बाद 9 महीने तक लाखों के पैकेज पर नौकरी भी की। मेरा हाल ही में आए रिजल्ट में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में AIR 49 आया है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने माताजी किरण जी सोमानी और मेरे पिताजी मनोज जी सोमानी, धार बीजेपी जिला अध्यक्ष, और साथ ही साथ मेरे पूरे सोमानी परिवार को देना चाहूंगी और साथ ही बदनावर की जनता जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, मेरे स्कूल, मेरे टीचर्स, सबको इस सफलता का श्रेय देना चाहूंगी। धन्यवाद। उज्जैन की रुचिका गर्ग ने 174वीं रैंक हासिल की है। रुचिका का कहना है कि वो बेहतर रैंक के लिए ट्रेनिंग के दौरान भी कोशिश करती रहेंगी। वहीं शिवपुरी कलेक्ट्रेट में लिपिक सुरेंद्र यादव के बेटे शिवम यादव ने भी 263वीं रैंक हासिल की है, जबकि सतना जिले के खडौरा गांव में एक किसान के बेटे अनूप बागरी ने भी यूपीएससी में कामयाबी हासिल की है। अनूप बागरी को 879वीं रैंक हासिल हुई है। 174 रैंक पे, क्योंकि मैं जनरल हूँ, मुझे रेवेन्यू सर्विस मिलने की ज़्यादा चांसेस है। तो मैं चाहूँगी रेवेन्यू सर्विस मतलब आप इनकम टैक्स कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर, ऐसी चीज़ें बनते हैं तो आप कर सेवा में योगदान दे सकते हैं और चाहो तो आप वापस अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों का प्रयास करूँगी कि मैं ट्रेनिंग भी लूँ और फिर साथ में पढ़ाई भी करूँ। सिविल सर्विस अधिकारी बनना कोई आसान काम नहीं, बल्कि 615 कैंडिडेट्स में सिर्फ एक ही एग्जाम को पास कर पाता है।
बीते साल कुल 5,73,735 कैंडिडेट्स ने आईएएस बनने के लिए एग्जाम दिया, जिसमें फाइनल नतीजे में सिर्फ 933 कैंडिडेट पास हुए। नतीजों से साफ है कि ये एग्जाम कितना मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी और लगन हो तो हर मुश्किल आसान हो ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के पहले सूबे की हजारों कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला ले लिया है। अवैध कॉलोनियों को वैध करते हुए यहां रहने वाले लोगों को नियमितीकरण के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार का यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक और मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, खासतौर शहरी इलाकों में। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान की हजारों अवैध कॉलोनियों को वैध करने का बड़ा फैसला सुना दिया है। सूबे के इन अवैध कॉलोनियों में लाखों की आबादी रहती है, जिनकी बरसों से यही ख्वाहिश थी कि उनकी कॉलोनियों को वैध कैटेगरी में शुमार किया जाए। और अच्छी खबर यह है कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाली लाखों की आबादी का सपना सीएम शिवराज ने पूरा कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां अब वैध होंगी। सीएम ने कहा कि आज हमने ये कलंक मिटा दिया है। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया? उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं, उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं, और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया, उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। हाँ, आगे हम ध्यान रखेंगे। हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। मध्य प्रदेश में 6,600 अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। भोपाल और सागर में 300 से ज्यादा कॉलोनियां हैं। औसतन हर शहर में 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां मौजूद हैं। सरकार के फैसले के मुताबिक दिसंबर 2022 तक की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, वो अवैध होंगी। इससे करीब 40 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। जो मकानों के नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, वो भी सबके मकानों के नक्शे पास हो जाएंगे कंपाउंडिंग के माध्यम से। चूंकि मकान बन गया है, प्लाट छोटा था, तो इसलिए लोगों ने 2 मंजिला भी बना लिया। तो अब मकान तो गिराना उचित नहीं होगा, और इसलिए अगर हम उसको कर देंगे तो इससे भी लाखों लोगों को प्रदेश में लाभ होगा। उधर शिवराज सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आया है। कांग्रेस का कहना है कि वोट के लिए सरकार ने इन कॉलोनियों को वैध किया है। उनकी सुविधाओं की मुख्यमंत्री जी बात करें। पहले तो अवैध कॉलोनाइजर बताकर प्रशासन के अधिकारियों से उन पर डंडा चलवाया, फिर अवैध कॉलोनाइजरों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसे वसूले। अब उन कॉलोनियों के निवासियों के वोटों की चाह में उन कॉलोनियों को वैध करने की बात कही गई है, और आज कर भी दिया गया है। उनके नारकी जीवन को जो जी रहे हैं, उससे बचाने का उपाय क्या है मुख्यमंत्री जी, पहले ये तो बताएं। शिवराज सरकार के इस फैसले से 40 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट और मकान की कीमत काफी कम होती है। ऐसी जमीनों और उन पर बने मकानों का बैंक से लोन भी नहीं होता। लेकिन कॉलोनियों के वैध होने से लोगों को न सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी, बल्कि बैंक से आसान लोन भी मिलेगा। निकाय चुनावों में ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन बरसों तक कुछ फैसला नहीं हो सका। बहरहाल अंत भला तो सब भला। अब देखना ये होगा कि बीजेपी को इसका कितना चुनावी फायदा मिलता है। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ सरकार 3 दिनी राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। 1 जून से 3 जून तक चलने वाले रायगढ़ के रामायण महोत्सव के आयोजन में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी राम भक्त, राम कथावाचक और कलाकार हिस्सा लेंगे। लेकिन चुनावी साल में महोत्सव को लेकर सियासत होने लगी है। छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव होने जा रहा है। रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होगा।
राज्य की सरकार इसे भव्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। रामायण महोत्सव में सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी लोग आने वाले हैं। लेकिन चुनावी साल में हो रहे इस आयोजन पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। बीजेपी पहले ही इसे चुनावों में वोटर का ध्यान खींचने कवायद बता चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या श्री राम पर हो रहे इस सरकारी आयोजन से बीजेपी खुद को दूर रखेगी? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि श्री राम के प्रति हमारी बड़ी आस्था है, लिहाजा निमंत्रण मिलेगा तो शामिल होने पर विचार किया जाएगा। देखिए, रामायण महोत्सव का निमंत्रण मिलेगा, निश्चित रूप से विचार करेंगे। राम के हर कार्यक्रम में हमें तो आस्था है। उधर सीएम भूपेश बघेल ने अरुण साव के बयान पर जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव एक सरकारी कार्यक्रम है और इसका आमंत्रण सभी को होता है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें निमंत्रण चाहिए तो हम उन्हें कार्ड भेज देंगे। और सबको निमंत्रण भाई, शासकीय कार्यक्रम है, सबको निमंत्रण जाता है, उसमें क्या है। अरुण साहब जी अतिरिक्त चाहते हैं तो अतिरिक्त भेज देंगे, उसको 2 कार्ड भेज देंगे। बहरहाल श्री राम के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन राजनीति से इतर बात करें तो सरकार ने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लिए काफी तैयारियां की हैं। यहाँ लोगों को 3D एनिमेशन सहित हाईटेक तकनीकों से सुसज्जित रामायण की गाथा देखने को मिलेगी। महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों की रामायण मंडली सहित विदेशी मानस मंडली कलाकार भी शिरकत करने वाले हैं। युगल तिवारी के साथ ममता लांजीवार, न्यूज 18 रायपुर। यूं तो बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा का केंद्र रहते ही हैं, लेकिन अब जल्द ही उनकी बायोपिक दुनिया में दिखाई देगी। धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन को सिनेमा के पर्दे पर देखने का मौका लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम होगा द बागेश्वर सरकार। देश भर में नामी एमपी के अंतर्यामी यानी बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 27 साल की उम्र में ऐसी ख्याति जो आम लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं। कमाल की कथा और मन पढ़ने की शक्ति, लाखों लोगों के लिए उनकी भक्ति का ये कारण काफी है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, वो सनातन की महिमा सुनाते हैं और हिंदू राष्ट्र का अलख जगाते हैं। उनके भक्त हैं तो विरोधी भी हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रियल लाइफ में वो हर चीज है जो रील को पसंद है। यही वजह है कि अब जल्द ही उनके ऊपर बायोपिक बनने जा रही है। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम होगा द बागेश्वर सरकार। ये फिल्म विनोद तिवारी के डायरेक्शन में बनेगी। देखिए, अभी ये राइटिंग वर्क कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी कास्टिंग करेंगे, इसी साल इस फिल्म को शूट करेंगे जो मध्य प्रदेश में होगी शूट, और कुछ पार्ट इसका लंदन में शूट होगा। द बागेश्वर सरकार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हरी झंडी मिल चुकी है। डायरेक्टर विनोद तिवारी के मुताबिक ये फिल्म हिंदी और अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी ये फिल्म रिलीज होगी। एक अब पूरे यूके में महाराज जी की महिमा इतनी है कि लोग मिलने के लिए वो रहते हैं, उनके सेवक हैं, आज फॉलोअर इतने हैं, तो क्यों ना वो मैसेज भी वहां तक जाए, क्योंकि हम हिंदी के साथ साथ इसको अदर लैंग्वेज में भी इसको रिलीज करेंगे। अदर लैंग्वेज में तो सिर्फ इंग्लिश रहेगी कि अपने भारत के अन्य जो जितने भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में भी? आपको पता है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये मोस्टली जो 4-5 भाषाओं में इसको रिलीज करेंगे। इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में शूट किया जाएगा, लेकिन फिल्म का कुछ भाग इंग्लैंड में फिल्माया जाएगा। डायरेक्टर का कहना है कि महज 27 साल की उम्र में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक गरीब परिवार से उठकर धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो ख्याति प्राप्त करते हैं वो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक सीख है, और इस फिल्म से ये बड़ा संदेश भी मिलेगा। और सबसे बड़ा संदेश ये होगा कि आज गुरुदेव की जो उम्र है वो 27 साल है, और 27 साल की उम्र के युवा आज की पीढ़ी में नशे की लत में, कहीं ड्रग्स में, कहीं ये फंसे हुए हैं। तो आज उन युवाओं को सीखने की जरूरत है कैसे धर्म पथ पर चलकर कैसे देश की सेवा की जा सकती है। इससे पहले विनोद तिवारी कुछ और फिल्में भी बना चुके हैं। लव जिहाद की कहानी पर द कन्वर्जन फिल्म खूब चर्चा में रही। उनकी एक कॉमेडी फिल्म तेरी भाभी है पगले भी लोगों को खूब पसंद आई, और अब उन्होंने द बागेश्वर सरकार पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं किया है कि इस फिल्म का स्टार कौन होगा।
लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही फिल्म का पोस्टर और टीजर सामने आ सकता है। सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18, मुंबई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक